हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो मेरा चैनल है इस पे मैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाती हूँ, जिसमें कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी एंड साइंस है। तो देखिए, जो बायोलॉजी है फ्रेंड, उसके मैं बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आप इनकी जो लेक्चर्स हैं बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। इसकी आप किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प ले सकते हैं इससे, चाहे आप केवीएस की प्रिपरेशन करिए, चाहे DSSB की, या तो NVS नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करिए, या फिर यूपी की टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करिए। तो ये लेक्चर में जो क्वेश्चन है फ्रेंड, वो बस बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आप इनको देखेंगे तो आप खुद समझेंगे कि ये अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है, आप इसको प्रिपेयर करिए। और फ्रेंड, जब से DSSB का नोटिफिकेशन आउट हुआ है तब से मैंने इस पर DSSB की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर दिया है। और मैंने इसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है DSSB के नेचुरल साइंस का टीजीटी का, वो भी मैंने इस पर अपलोड कर दिया है, जिसमें आप जो सेक्शन ए है जो कवर कर रहा है जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश है 20 मार्क्स की, जनरल हिंदी 20 मार्क्स की है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स का है, एंड मैथमेटिकल एबिलिटी भी 20 मार्क्स का है। ये जो पोर्शन है ये भी पूरा एक एक जो क्वेश्चन है वो अपलोड हो चुका है। उसको आप देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, और उसके बाद आपको सारे नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। प्लस उसके साथ ही जो नेचुरल साइंस का कोर जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड, वो भी अपलोड हो चुका है। सब कुछ मैंने आपके लिए पहले से ही तैयारी करके रख दी है, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर को देखो, कहीं पे भी ढूंढना ना पड़े, आपको कहीं भी भटकना ना पड़े, और आप इस पर सब कुछ तैयार करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड, अभी जो मैंने जो लास्ट अपना लेक्चर अपलोड किया हुआ है वो सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और अभी मैं आज जो लेकर के आई हूँ वो सेल डिवीज़न है। तो सेल डिवीज़न का ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज अफेक्टेड बाई कॉलचिसिन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है मेटाफेज, बी प्रोफेज, सी इंटरफेज, एंड डी है एनाफेज। तो इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जो कॉलचिसिन से प्रभावित होती है। आपको पता है जो कॉलचिसिन है वो क्या होते हैं, एल्कोलाइड है, और ये कॉलचिकम ऑटम नेल से प्राप्त होता है। ठीक है, कॉलचिकम ऑटम नेल के प्लांट से ये प्राप्त होता है, मिलता है। और यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेज है सेल डिवीज़न की जो इससे प्रभावित होती है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास इसका ऑप्शन है, और ये है हमारे पास मेटाफेज। जो मेटाफेज है वो जो है कॉलचिसिन से प्रभावित होती है। जो कॉलचिसिन का ट्रीटमेंट अगर मेटाफेज में किया जाता है तो उससे ये अफेक्टेड हो जाती है। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि ये जो सेल साइकिल होती है फ्रेंड, उसमें जो मेटाफेज होती है, तो ये जो कॉलचिसिन है ये करता क्या है ये भी बता देती हूँ साथ में। ये जो है ये पॉलीप्लॉइडी करता है। ओके, ये क्या करता है, ये पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है, पॉलीप्लॉइडी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉलीप्लॉइडी किससे कॉज होती है, सेल साइकिल किससे अरेस्ट होती है, और कॉलचिसिन जो है वो किस फेज पे इफेक्ट करता है। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको ज़रूर इनकाउंटर होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकेंड, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स इन। क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन किस स्टेज में होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ए प्रोफेज 1, बी टीलोफेज, सी एनाफेज, एंड डी है मेटाफेज। तो देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला आंसर है उसको पहले बताते हैं। जो देखिए 2 का आंसर है वो ए है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोफेज 1 है उसमें ही हमारा जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस फॉर्म में दिखता है और कंडेंस हो जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग ऐसे जनरल प्रोफेज की अगर बात करें फ्रेंड, तो प्रोफेज में देखिए क्या होता है। अगर आप प्रोफेज की बात करेंगे तो प्रोफेज में होता ये है फ्रेंड कि जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। लाइक ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में आपके ऐसे इस तरीके से क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। ये पहले तो धागे या फाइबर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होती है, यानी कि सेल जब डिवीज़न की तरफ बढ़ती है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये शेप ले लेने लगते हैं। और ये शेप लेकर के किसका शेप ले लेते हैं, ये क्रोमोसोम का शेप ले लेते हैं, और ये जो है ये कंडेंस होने लगते हैं। ठीक है, कंडेंस होने लगते हैं। और इस तरीके से यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम है वो किस फेज़ में होता है। तो आप क्या बताएंगे, प्रोफेज 1। और ये जो होती है प्रोफेज, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये लॉन्गेस्ट होती है।
लॉन्गेस्ट फेज़ होती है डिवीज़न की, लॉन्गेस्ट। तो ये लॉन्गेस्ट डिवीज़न की लॉन्गेस्ट फेज़ है। और इसको जो है अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये, वैसे तो आप लोगों ने इसमें जो स्टेजेस पढ़ी हैं, अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको कई स्टेजेस मिलेंगी, तो जिसको हम लोग अर्ली प्रोफेज़, मिड प्रोफेज़ और लेट प्रोफेज़ में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अर्ली होता है तो इसमें पता है आपको कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, पहले न्यूक्लियोलस होती है न्यूक्लियस के पास, ये सब पहले हम वेल डिफाइंड होता है, आपको दिखाई देगा। क्रोमैटिन थ्रेड जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो बहुत ही थिन होते हैं, धागे की तरह इलॉन्गेटेड होते हैं। देन उसके बाद कंडेंसेशन हो जाता है, जिसकी बात की जा रही है, इसी फेज़ में कंडेंसेशन हो जाता है। और उसके बाद फ्रेंड जो मिड प्रोफेज़ होती है, इसमें क्या होता है, मिड प्रोफेज़ में ये जो होते हैं क्रोमोसोम्स, ये और शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वर्टिकली जो है लंबाई में ये स्प्लिट हो जाते हैं और डायड के जैसा बना लेते हैं, यानी कि दो क्रोमैटिड अटैच होते हैं एक सेंट्रोमियर से। तो डायड भी जो होता है, अगर पूछा जाए कि डायड का फॉर्मेशन वो किस स्टेज में होता है, तो भी आप ये प्रोफेज़ ही बताएंगे, ठीक है। अगर डिवाइडेड नहीं है प्रोफेज़ की, जैसे अर्ली प्रोफेज़ में होता है या मिड प्रोफेज़ में होता है या लेट प्रोफेज़ में होता है, अगर ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है तो आप प्रोफेज़ ही बताएंगे। डायड में होता क्या है कि एक सेंट्रोमियर होता है और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से क्रोमोसोम आपके ऐसे अटैच्ड, एक क्रोमोसोम आपको ऐसा दिखाई देगा, इसी को कहते हैं डायड। 2 क्रोमैटिड्स होते हैं अटैच टू अ सेंट्रोमियर। तो अब उसके बाद देखिए, जो न्यूक्लियोलस होती है वो भी मिड प्रोफेज़ में ही डिजनरेट होने लगती है। और जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जिसको जो डबल मेम्ब्रेन होता है, वो भी क्या कहते हैं, मिड प्रोफेज़ में ही वो भी जो है वो ब्रेक होने लगता है। अब लेट प्रोफेज़ क्या होती है, लेट प्रोफेज़ जो होती है उसमें न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। मिड प्रोफेज़ में तो ये बस ब्रेक होता है, लेकिन जो है लेट प्रोफेज़ आते आते ये बहुत बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल इनविजिबल है, डिसअपियर हो जाएगा। और जो सेंट्रोमियर होता है वो पोल्स की तरफ चला जाता है और स्पिंडल फाइबर का बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, जब मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया है सेल बायोलॉजी का, इसमें मैंने एक क्वेश्चन था कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है। तो देखिए, जो सेंट्रोमियर होता है वो ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। मैं फिर से यहाँ पे आपको रिमाइंड करा देती हूँ। लेकिन जो प्लांट से होता है फ्रेंड, उसमें सेंट्रोमियर एब्सेंट होते हैं। वहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करेंगे, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि जो प्लांट सेल होता है उसमें जो सेंट्रोसोम जो होते हैं, सेंट्रोमियर मैंने शायद बोल दिया था अभी, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और सेंट्रोसोम ही जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, अब प्लांट सेल में तो होते नहीं है, तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो जो डेवलप होते हैं वो उनके बिना ही डेवलप होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सारे भी जो है सारे सेल ऑर्गेनल वो जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, बस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वो डिसअपियर नहीं होते हैं। तो अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ प्रोफेज के बारे में पता चल गई हैं। ओके, और अगर मैं यहीं पे अगर स्पिंडल्स की बात करूं, स्पिंडल फाइबर की, तो यहीं पे मुझे जो भी चीज़ भी मैं याद कर रही हूं वो मैं आपको बता दे रही हूं कि जो भी यहाँ से रिलेटेड है। तो देखिए, अगर मैं स्पिंडल्स की बात करूं कि तो यहीं पे मैं स्पिंडल की बात कर दे रही हूँ कि ये एक एम्फीस्ट्रल होते हैं। स्पिंडल जो होते हैं एक एम्फीएस्ट्रल होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं एम्फीएस्ट्रल, और जो दूसरा वाला होता है उसको कहते हैं एनएस्ट्रल। दो तरीके के होते हैं, एम्फीएस्ट्रल और एनएस्ट्रल टाइप के होते हैं। तो जो एम्फीएस्ट्रल होता है वो एनिमल सेल में होता है और स्पिंडल में उसमें क्या होता है, दोनों ही पोल पे एस्टर पाया जाता है। इस तरीके से देखिए, जैसे कि आपके जो शेप होता है सेल का, तो ये इस तरीके से ओके, यहाँ पे एक है और यहाँ पे जो डिवाइड होकर यहाँ पे चला जाता है, ऐसा होता है। लेकिन जो एनएस्ट्रल होता है उसमें कोई सेंट्रियोल नहीं होता है। और जो प्लांट सेल होती है, अभी जस्ट मैंने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया अभी ये पॉइंट, कि जो प्लांट सेल होती हैं इसमें जो है एनएस्ट्रल होता है। ओके, इसमें एनएस्ट्रल होता है और इसमें सेंट्रोसोम से फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है इसको। तो ये एनएस्ट्रल प्लांट सेल में पाया जाता है। चलिए, अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन वो क्या है, वो है विच स्टेज इज़, थर्ड वाला है, विच स्टेज इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2।
ऐसी कौन सी जो स्टेज है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की कनेक्टिंग लिंक कही जाती है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ए इंटरफेज 1, बी इंटरफेज 2, सी इंटरकाइनेसिस एंड डी एनाफेज 1। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, कि कनेक्टिंग लिंक करके पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड है, इसका जो सी है इंटरकाइनेसिस, ये जो है आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ही मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। फोर्थ, द टर्म मियोसिस वॉज कॉइन्ड बाय, टर्म मियोसिस किसने दिया था? ए हर्टविग एंड वैन बेवन एंड बी सर्टन एंड बोवेरी, सी हॉफमिंस्टर एंड वोल्डेयर एंड डी फॉर्मर एंड मूरे। तो यहाँ पे जो फोर्थ है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्मर एंड मूरे। मियोसिस टर्म किसने दिया था? फॉर्मर एंड मूरे ने दिया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ, ठीक है। तो राइट, फिफ्थ वाले में देखते हैं क्या है। फिफ्थ है G0 या G0 जो स्टेट ऑफ सेल इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल डिनोट्स। G0 या G0 जो सेल साइकिल है वो क्या बताती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है। ए है चेक पॉइंट, ए है आपके पास चेक पॉइंट बिफोर एंटरिंग द नेक्स्ट फेज, बी pausing in the middle of cycle to cope with a temporary delay, C death of a cell, D the exit of cells from cell cycle। तो यहाँ पे आपको G0 के बारे में बताना है कि ये क्या इंडिकेट करती है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है कि द एग्जिट ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल साइकिल, एग्जिट ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल साइकिल, यही है G0। तो फिर भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि दी एग्जिट ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल साइकिल, की सेल साइकिल से सेल एग्जिट कर रही है, इसका क्या मतलब है। देखिए G0 के बारे में बात करते हैं। इसको क्या स्टेज कहते हैं? इसको एक क्विसेंट स्टेज का भी नाम दिया गया इस स्टेज को। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप नोट डाउन करते रहिए, इसको नाम दिया गया है क्विसेंट स्टेज। तो क्विसेंट भी आप नोट डाउन करिए फ्रेंड, और G0 भी नोट डाउन करिए। ये क्विसेंट स्टेज है पहली बात। तो अब ये होता क्या है, ये G1 फेज़ की एक्सटेंशन होती है, यानी कि G1 फेज़ को थोड़ा और अगर लॉन्ग ले जाएंगे तो ये G0 कहा जाएगा। तो इसलिए इसको एक्सटेंशन ऑफ G1 फेज़ भी कहते हैं। और ये जो है, ये जो फेज़ होती है जहाँ पे सेल साइकिल बीच में स्टॉप हो जाती है, ओके, जहाँ पर भी सेल साइकिल वो मिडिल ऑफ G1 फेज़ में स्टॉप हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है, जो सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अब जब सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है तो क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि एक प्रोटीन होती है फ्रेंड साइक्लिन, साइक्लिन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है, इस वजह से G1 की मिडल में ही सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब होता क्या है फ्रेंड, देखिए अब जैसे कि मान लीजिए आपकी कुछ सेल्स ऐसी हैं, जैसे कि मान लीजिए नर्व सेल है, ओके, मसल सेल, लिखती भी रहती हूँ, आप नोट डाउन भी करते रहिए। नर्व सेल, ओके, नर्व सेल यहाँ पे देखिए, एंड आपकी मसल सेल है, तो आप मसल सेल देखिए। उसके बाद देन आपकी RBC हैं, एंड यहाँ पे वाइट BC, आगे लिखिए वाइट BCs, ओके। ये सारी जो हैं सेल्स, ये सारी सेल इसको फॉलो करती हैं। और होता क्या है, जो इनमें जो G0 फेज़ होती है वो हमेशा, जो ये सारी सेल्स जो होती हैं वो G0 फेज़ में बनी होती हैं, और इनमें G0 फेज़ या G0 फेज़ हमेशा बनी रहती है। और जैसे कि जो लीवर साइकिल है, ओके, जैसे कि लीवर सेल है, तो इसमें क्या होता है, जो लीवर सेल है वो G0 फेज़ से G1 फेज़ में जा सकती है। तो ये भी एक आप नोट कर लीजिएगा कि जो लीवर सेल होती हैं वो G0 से G1 में जा सकती हैं, लेकिन बाकी ये जितनी भी अभी मैंने लिखवाई हैं आपको, उसमें से सभी सेल्स जो होती हैं वो हमेशा G0 में ही रहती हैं। ये मेटाबॉलिटिकली एक्टिव होती है, ये फेज़ जो होती है मेटाबॉलिटिकली एक्टिव है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो सकती, ये आगे को कोई प्रोसेस नहीं कर सकती हैं, इसीलिए वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है
6 क्वेश्चन है हमारे सामने, स्पिंडल अपरेटस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मिटोसिस। मिटोसिस की किस स्टेज में स्पिंडल अपरेटस बनता है? ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज एंड डी है टीलोफेज। तो यहाँ पे देखिए जो सिक्स्थ है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सिक्स्थ का हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। जो स्पिंडल अपरेटस है वो मेटाफेज में बनता है, ये आप याद रखिएगा। सेल डिवीज़न तो आप लोग बहुत ही पहले से सब चीज़ें करते चले आ रहे हैं, थ्योरी आपकी बहुत अच्छी है और यहाँ पे बस आपको MCQs से प्रैक्टिस करनी है और मैं MCQs में भी डिटेल करवाती हूँ जिससे कि आप लोगों की थ्योरी और स्ट्रॉन्ग हो जाए प्लस डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 7। सिनेप्टोनीबल कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड इन ऑप्शन ए 1956, बी 1950, सी 1935, डी 1980। तो जो सिनेप्टोनीबल कॉम्प्लेक्स था फ्रेंड वो आपका ए 1956 में डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टेज इन मिटोसिस दैट स्टार्ट्स टूवर्ड्स द मिडल ऑफ एनाफेज एंड इज कंप्लीटेड विद द टेलोफेज इज। फिर आपके पास है और करके यहाँ पे दिया हुआ है, डिवीज़न ऑफ द साइटोप्लाज्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें ये पूछा जा रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो मिटोसिस की ऐसी स्टेज जो एनाफेज के मिडल से स्टार्ट होती है और टीलोफेज पे कंप्लीट होती है, ठीक है, वो कौन सी स्टेज है? नाउ अब इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछा गया है कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होता है और न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद, ठीक है, यानी कि जब न्यूक्लियर डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इजी है, यहाँ पे देखिए क्या है इसका ऑप्शन ए साइटोकाइनेसिस, बी कैरियोकाइनेसिस एंड सी आपका क्रॉसिंग ओवर है एंड डी इंटरकाइनेसिस है। तो देखिए यहाँ पे जो 8th है फ्रेंड इसका ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे क्योंकि जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था पूछने का उससे आप समझ गए कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए यानी साइटोकाइनेसिस। बहुत अच्छा है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। विच सेल डिवीज़न इज़ फाउंड ड्यूरिंग क्लीवेज? क्लीवेज पे में कौन सा सेल डिवीज़न आपको मिलता है? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए कि क्लीवेज भी एक टाइप का डिवीज़न है, तो देखिए उसके बारे में पूछा गया है कि क्लीवेज के दौरान कौन सा डिवीज़न होता है। तो ऑप्शन ए है ए माइटोसिस, बी माइटोसिस एंड सी क्लोज्ड माइटोसिस एंड डी मियोसिस। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो बहुत सी सेल्स होती हैं जिनमें क्लीवेज होता है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो 9 का वो सी यानी क्लोज्ड मिटोसिस, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट भी मैं इसको लिखना चाहती हूँ, मेरी तरफ से ये इम्पॉर्टेंट में चला गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड 10th वाला, द टर्म सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रिफर टू द साइट ऑफ। ऑप्शन ए क्रोमैटिड सेपरेशन, बी स्पिंडल अटैचमेंट, सी रेप्लिकेशन एंड डी क्रोमोसोम्स अलाइनमेंट एंड रिकॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है सेल डिवीज़न की एक ऐसी स्टेज होती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पे जो 10th है फ्रेंड उसका जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें फिर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनका अलाइनमेंट होता है और फिर रिकॉम्बिनेशन होता है। देखिए रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। जब मियोसिस होती है और आपका मियोसिस में ही आपकी ये होती है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना और आपका जो जिपिंग होती है क्रोमोसोम्स की, ओके, और क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें कि आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो है वो क्रॉसिंग ओवर होगी। तो अब देखिए होता क्या है फ्रेंड, जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो बहुत सारे जो है वेराइटीज़ जो मिलती हैं, बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। अगर रिकॉम्बिनेशंस ही ना हो जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, तो फिर क्या होगा, क्लोन्स फिर आपको मिलने लगेंगे। जैसे मिटोसिस होती है, मिटोसिस में क्या होता है, एक ही जैसी सेल्स मिलने लगती हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, एक ही जैसा सेम बिल्कुल मिलेगा। बट जब आप किसी भी, जैसे मान लीजिए एनिमल में भी देखिए चाहे ह्यूमन में देखिए, क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है या कोई भी ऑफस्प्रिंग होती है तो क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन के बाद एक एक चीज़ अलग होती है। सब कुछ जो है आपको इतने वैरायटी के बच्चे, वैराइटीज़ के एनिमल्स के बेबी और आपके जो है वो बर्ड्स हैं, सब रिकॉम्बिनेशन से आते हैं। ओके फ्रेंड, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मियोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन है, एट वॉट फेज ऑफ मियोसिस आर देयर टू सेल्स ईच विद सिस्टर क्रोमैटिड अलाइंड एट द स्पिंडल इक्वेटर। अब यहाँ पे देखिए, ए है एनाफेज 2, बी मेटाफेज 2, सी मेटाफेज 1 एंड डी है एनाफेज 1। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले ऑप्शन बता देती हूँ फिर आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड जो 11 है उसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, और ये जो बी है वो क्या है, मेटाफेज 2। और इन्होंने कहा क्या था क्वेश्चन में, जो पूछा गया है वो भी एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है फ्रेंड कि जो है ऐसी कौन सी फेज़ है, या एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस की किस फेज़ पे जो दो सेल्स होती हैं और दोनों में ही सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं और स्पिंडल इक्वेटर पे आ जाते हैं। तो आपको पता है जो मेटाफेज होती है फ्रेंड, उसमें सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंटर में आके प्लेट पे जो है वो अरेंज हो जाते हैं। ओके, तो मेटाफेज में होता ही यही है। मेटाफेज होती क्या है, अगर हम सिर्फ मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज जो है इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो शॉर्टेस्ट होते हैं। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए यहीं पे कि जो मेटाफेज होती है इसमें सिर्फ मेटाफेज की बात कर रही हूँ, अभी 1 और 2 की बात नहीं बता रही हूँ। तो अगर हम इन जनरल मेटाफेज की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इसमें शॉर्टेस्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स। ओके, शॉर्टेस्ट होते हैं। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या हो गया, जितना ही ज़्यादा शॉर्ट होगा उतना ही ज़्यादा कंडेंसेशन होगा। तो यानी कि कंडेंसेशन इतना ज़्यादा हो गया है, मैक्सिमम कंडेंस्ड हो जाते हैं कि वो जो है शॉर्ट हो जाते हैं। और जो कोयलिंग जो होती है बहुत ही कम होती है इस फेज़ पे, ठीक है। और जो क्रोमोसोम के जो फाइबर होते हैं वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और क्रोमोसोम को कहाँ ले आते हैं, इक्वेटर पे ले आते हैं। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एक और टर्म दिया जाता है, इसको एक और टर्म दिया जाता है मेटाकाइनेसिस। इसको यहाँ पे मेटाकाइनेसिस भी कहते हैं फ्रेंड। देखिए एक और टर्म आपके सामने ले आई हूँ मैं, मेटाकाइनेसिस भी इसको कहते हैं। तो अब देखिए ये जो है जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्या करते हैं, वो एक प्लेट की तरह सज जाते हैं, जैसे कि एक प्लेट पे आ गए ऐसा लगता है। तो इसको मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम को स्टडी करने का बेस्ट टाइम होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बेस्ट टाइम टू स्टडी दी क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को स्टडी करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो यही होता है, मेटाफेज होता है फ्रेंड। तो चलिए अब यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, जैसे कि क्रोमोसोम का साइज़। ओके, तो जैसे कि क्रोमोसोम का साइज़ है, ये मॉर्फोलॉजी में आता है ना, नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, ये सब हम लोग मेटाफेज में कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी स्टडी करने का बहुत अच्छा स्टेज होता है ये। और जो शेप होता है, अगर हम शेप की बात करें कि शेप किस में स्टडी कर सकते हैं, तो शेप जो है वो बेस्ट स्टडी होगा एनाफेज में। एनाफेज में हम लोग क्रोमोसोम्स के शेप की बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। बेस्ट फेज जो होती है वो यही होती है स्टडी करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद इसी स्टेज में क्या होता है, आपका जो कैरियोटाइप और ईडियोग्राम होता है वो भी प्रिपेयर होता है। कैरियोटाइप जो होता है क्रोमोसोम का वो, तो कैरियोटाइप एंड ईडियोग्राम, ओके, ईडियोग्राम ये भी प्रिपेयर होता है इसमें फ्रेंड। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कितनी सारी अच्छी अच्छी पॉइंट्स, कितने सारे अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इस क्वेश्चन से फ्रेंड। तो देखिए उसके बाद अब आपका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 11 हो गया है, अब यहाँ पे 12th देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए 12th क्या है, 12th में हमारे पास है फ्रेंड, इन मियोसिस द डॉटर सेल्स आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट बिकॉज ऑफ। मियोसिस में जो डॉटर सेल होती है वो पेरेंट सेल के सिमिलर नहीं होती है, क्यों? ए क्रॉसिंग ओवर, बी सिनेप्सिस एंड सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो देखिए आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की है रिकॉम्बिनेशन की, क्रॉसिंग ओवर की, सिनेप्सिस की, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर। ओके, जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच जो है वो क्रॉसिंग ओवर होता है और उनके जो सेगमेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के वो एक्सचेंज होते हैं, जो आप
आपने पिक्चर्स देखी होंगी अच्छी अच्छी मियोसिस की, उसमें आप देखते होंगे बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स के एक्सचेंज दिखाए जाते हैं। किसी किसी बुक में कलर्ड मिलेगा, किसी किसी में बस ब्लैक और लाइट और डार्क बैंड बना के बताया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है, इन विच फेज ऑफ मेटोसिस द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड अराउंड द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। तो ऑप्शन ए है प्रोफेज, बी है मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टीलोफेज। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि मिटोसिस की किस फेज़ में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे अरेंज होते हैं, और जो और यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास वो प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टेलोफेज हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो 13 है उसका हमारे पास आंसर जो है फ्रेंड वो बी है, क्योंकि क्रोमोसोम अरेंजमेंट की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की है कि मेटाफेज पे अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यीस्ट सेल की बात आ गई है हमारे सामने। यीस्ट सेल कैन progress through the cell cycle in about, option A is 30 minutes, B 60 minutes, C 90 minutes and D 120 minutes। तो देखिए यहाँ पे जो 14th है उसका जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 मिनट्स की। जो यीस्ट सेल है वो सेल साइकिल में अबाउट 90 मिनट्स में प्रोग्रेस कर सकती है, 90 मिनट लगते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है फ्रेंड, 15th क्वेश्चन, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड इन मियोसिस ड्यूरिंग। तो देखिए इजी भी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसको भी मैं स्टार दे दूंगी कि अब ऑप्शन ए है यहाँ पे मेटाफेज 1 और बी है मेटाफेज 1 एनाफेज 1, सी इज मेटाफेज 2 एंड डी इज टीलोफेज 1। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्रोमोसोम के नंबर मियोसिस में किस स्टेज में आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो एनाफेज होता है उसमें हो जाता है। अब एनाफेज के बारे में बात करूँगी फ्रेंड, तो देखिए ये जो एनाफेज होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक आपका कॉम्प्लेक्स भी डेवलप होता है जिसको हम लोग एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये डेवलप होता है, और इसमें क्या इस स्टेज की क्या क्या जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है दोनों क्रोमोसोम के बीच में, जो सेंट्रोमियर जो ये चीज़ होती है क्रोमोसोम की, देखिए ये जो सेंट्रोमियर होता है तो ये क्या करता है, ये डिवाइड हो जाता है, आधा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टू डॉटर क्रोमैटिड्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो जब ये डिवाइड हो गया फ्रेंड तो एक ये बन गया और एक क्या बन जाता है, एक ऐसे बन जाता है। तो दो बन गए ना, ये 1 है और ये 2 है। पहले यहाँ पे ये 1 ही था, इस तरीके से इस फॉर्म में होता था। तो यानी कि ये जो सेंट्रोमियर का डिवीज़न है और क्रोमोसोम का डिवीज़न है वो किस स्टेज में हुआ, वो आपके एनाफेज में हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोटिड्स होते हैं वो स्पिंडल पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं, और उसके बाद जो है क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है वो भी स्टार्ट होता है। और इसको जो अपने मूवमेंट के लिए इस स्टेज में क्रोमोसोम्स को मूवमेंट के लिए अपने लगभग 30 ATP चाहिए होती है फ्रेंड। कितनी ATP चाहिए होती है, 30 ATP चाहिए होती है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें पता चल गई हैं फ्रेंड, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, और इतना श्योर है कि ये सेशन करने के बाद आपको सेल साइकिल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद भी अगर कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, पूछिएगा, मैं उसका पर्सनली आपको जवाब दूंगी, बता दूंगी। और मेरा फेसबुक पेज जो फेसबुक ग्रुप है प्लीज़ वो ज्वाइन कर लीजिएगा, TGT PGT बाय रूही एडुकेटर, ये आपको मिल जाएगा फ्रेंड। ओके, और अगर किसी को लिंक चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। और जुड़ जाइए, पेज से भी जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल से भी, और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ये टाइम सबके लिए क्रूशियल है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मुझे भी अपनी पूरी मेहनत करनी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं इस टाइम पे कुछ दे पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। तो इसलिए फ्रेंड चलिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है यहाँ पे 16th वाला। 16th है, टर्मिनलाइजेशन अकर्स इन विच स्टेज।
ए पैकेटीन, बी डिप्लोटीन, सी जाइगोटीन, डी डायकाइनेसिस। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन हैं तो मैं देखती हूँ कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा, और आप लोग भी देखिए, क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 16th है फ्रेंड, उसका जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो डाइकाइनेसिस की फेज़ होती है मियोसिस में, उसमें क्या होता है, जो टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, यानी कि अगर कोई टर्मिनेटर अगर बात कहूँ या किसी भी चीज़ के टर्मिनल की, अगर क्रोमोसोम के टर्मिनल की बात करूँ तो क्या होगा, टर्मिनल उसका जो लास्ट वाला पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो ये स्टेज होती है वो डाइकाइनेसिस होती है। 17 है हमारे पास। 17 आपके पास जो है वो ड्यूरिंग दी G1 फेज ऑफ सेल साइकिल, तो पूछा गया है कि जो सेल डिवीज़न की जो G1 फेज़ होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, ए RNA एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, की RNA और प्रोटीन जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। बी है DNA एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज, DNA और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। एंड उसके बाद है आपका सेल प्रिपेयर्स फॉर M फेज, एंड डी है सेल अंडरगोज डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे G1 फेज़ की बात की जा रही है फ्रेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आंसर बताना चाहूँगी कि जो G1 फेज़ है उसमें ऑप्शन हमारा जो ए है, यानी कि RNA और प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। और फ्रेंड जो आपकी जो एस फेज़ होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपका DNA का भी सिंथेसिस होता है। चलिए अब यहाँ पे आपका जो 17th क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसमें ए जो ऑप्शन है हमारे पास वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। और अगर आपको मैं G1 फेज़ के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि इसको जो कहते हैं वो प्री सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं। तो आप इसको ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और इसको आपको पता ही है कि इसको गैप फेज़ भी बोलते हैं, ये तो कॉमन था। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो ग्रो करता है, ओके, वो साइज़ में बड़ा हो जाता है। और जो जीवन का फेज़ का जो मिडिल जब पॉइंट आता है, यानी कि जो उसके बीच की जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, उसमें सेल के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पे देखिए बता रही हूँ आपको, देखिए ये जो G1 फेज़ होती है, इसे मान लीजिए इस फेज़ का कोई टाइम है, तो इसमें क्या होता है, इसके बीच में मिडिल में सेल के पास दो ऑप्शन हो जाता है। क्या ऑप्शन हो जाता है कि या तो सेल अपनी साइकिल को स्टॉप कर दे और G0 फेज़ में इंटर कर जाए, ओके, G0 फेज़ में इंटर कर जाए, ये होता है। और जो दूसरा है, और फिर क्या होगा, जब स्टॉप कर देगी सेल साइकिल और G0 फेज़ में इंटर कर जाती है तो डिफ्रेंशिएशन और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आप उसके पास जो ऑप्शन होता है कि वो अगली फेज़ में इंटर कर जाए। तो अब यहाँ पे जीवन के बाद दूसरी फेज़ जो है वो एस फेज़ है। आपको पता ही है कि जीवन के बाद कौन सी फेज़ होती है, वो एस फेज़ होती है। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक टर्म आपको और मिलेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिसको हम लोग CDK बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, CDK। तो ये जो CDK होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है ग्रोथ में, सेल की ग्रोथ में, डिवीज़न में ये हेल्प करते हैं, ओके। और एस फेज़ में जो होता है, जब इंटर कर जाती है सेल, तो ये DNA का रेप्लिकेशन को भी प्रमोट करते हैं। और क्या करते हैं, ये जीवन स्टेज से एस फेज़ में ट्रांजिशन को भी प्रमोट करते हैं। तो और यहाँ पे जो जीवन है उसमें तो आपको भी बताया भी है कि जो RNA होती है उसकी सिंथेसिस होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ओके। अभी जो प्रोटीन होती हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। एंजाइम्स जो है वो सिंथेसिस होते हैं, लेकिन ये एंजाइम जो होते हैं ये DNA की सिंथेसिस के लिए वो सिंथेसाइज होते हैं, ओके, कि ताकि DNA की सिंथेसिस एस फेज़ में हो सके। तो इस तरीके से है। और जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उनके जो नंबर होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और ATP का स्टोरेज हो जाता है G1 फेज़ में, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अपनी जो नेक्स्ट फेज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मियोसिस एंड मिटोसिस डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज इन मियोसिस, ओके, मियोसिस एंड मिटोसिस एक दूसरे से अलग हैं, क्यों,
किस मामले में भिन्न है। तो अब मियोसिस के बारे में कहा गया है कि मियोसिस में आगे क्या क्या हो रहा है। ए, द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आर नॉट सिमिलर टू पेरेंटल वंस। बी, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर आर एक्सचेंजिंग पार्ट्स। सी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट हाफ्ड। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ना 18 जो है यहाँ पे, इसका सबसे पहले तो आंसर बताऊंगी, और ये क्या है डी। तो आंसर सारा यहीं पे मिल गया कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो मियोसिस है उसमें 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं और ये पेरेंटल यानी कि जो उसका पेरेंट जो सेल होती है उसके सिमिलर नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस में और रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, इसलिए वो सिमिलर नहीं होते हैं। बी जो है वो क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं वो एक्सचेंजिंग पेयर्स होते हैं बिल्कुल। और सी है हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, बिल्कुल हाफ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोफेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्टेज। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज। अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताना है। तो रिडक्शन डिवीज़न जो होता है उसमें प्रोफेज की कितने सीक्वेंस में डिवाइडेड है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसके बारे में मैं बात करूँगी, सीधे आपको बता देती हूँ कि ये जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। क्या, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको आपको लर्न करना है तो आप इसको LGP, ठीक है, LGP, और उसके बाद आप इसको DD करके लर्न कर सकते हैं। तो LGP DD, या फिर आपने कोई और निमोनिक्स बना रखा है तो वो कर सकते हैं। कुछ लोग इसको लीजाई पैडिडाई के नाम से लर्न करते हैं, लीजाई पैडिडाई लर्न कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सा फॉर्म ज़्यादा सूटेबल लगता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, हाउ मैनी डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स अराइज बाय मियोसिस इन अ डिप्लॉइड सेल्स हैविंग 2n = 12। कह रहे हैं कि अगर हम लोग मियोसिस में होने वाली क्रॉसिंग ओवर को इग्नोर कर दें, उसके बारे में सोचें ही नहीं, इसको अवॉइड करें, इग्नोर करें, तो कितनी, मतलब हाउ मैनी डिफरेंट हैप्लॉइड सेल, कितनी सारी डिफरेंट जो है वो हैप्लॉइड सेल वो मियोसिस से अराइज हो जाएंगी। और अगर उसमें ये दिया हुआ है कि अगर डिप्लॉइड सेल जो है वो 12 है, यानी कि 2n = 12 दिया है, तो अब कहा है कि इस कंडीशन पे कितनी हैप्लॉइड सेल बनेंगी। तो ऑप्शन ए 8, B 16, C 32, D 64। तो 20 का यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा कैसे बताएंगे हम लोग, ये जो आंसर है इसको कैलकुलेशन करना पड़ता है, मतलब, और इसको थोड़ा याद भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 20 है उसका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो 64 जो हैप्लॉइड सेल्स होंगी वो बनेंगी फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे जो है आप लोग इसको 64 आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे 64 है, 2n = 12 है। तो और अगर क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में सेगमेंट भी एक्सचेंज होते हैं। तो और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर सेल ने नहीं किया है, तो यहाँ पे अब हमको बताना है कि हैप्लॉइड सेल्स कितनी बनेंगी। तो यहाँ पे हम लोग उसको 12 ले लेंगे। 21 है हमारे पास, G2 फेज ऑफ मिटोसिस टेक्स प्लेस। G2 फेज ऑफ मिटोसिस टेक्स प्लेस। ए है 50% टाइम ऑफ सेल साइकिल, B 25 to 33% टाइम ऑफ सेल साइकिल, C 12 to 16% टाइम ऑफ सेल साइकिल, एंड डी है 4% टाइम ऑफ सेल साइकिल। कि G2 फेज मिटोसिस का कितना टाइम लेती है, तो उसमें जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड 21 का वो है सी। ये 12 to 16% टाइम लेती है सेल साइकिल का, पूरी सेल साइकिल का जो G2 फेज लेती है वो 12 to 16% टाइम ले लेती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है प्रोफेज इज़ लॉन्गर इन। तो प्रोफेज यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं किस में लॉन्गर होती है, बड़ी होती है। ए माइटोसिस, बी मियोसिस, सी इक्वल इन बोथ, एंड डी ए माइटोसिस। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा बी। आप सभी को पता है कि जो बी है वो मियोसिस है, जिसमें अभी अभी हमने जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और जो डाइकाइनेसिस, ये वाली जो स्टेजेस होती हैं वो मियोसिस में होती हैं और वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, तो प्रोफेज बहुत लॉन्गर होती है। तो इसलिए यहाँ पे इसका ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है।
अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है हमारे पास अब आगे क्या है देख लेते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 23 में है कि क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट इन विच स्टेज ऑफ मेयोसिस। ऑप्शन ए प्रोफेज, बी प्रोफेज 2, सी टीलोफेज, डी इंटरफेज। तो मेयोसिस में जो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है फ्रेंड, वो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, वो इंटरफेज में होता है। ओके, तो ये जो इंटरफेज होती है इसमें ही जो क्रोमोसोम का जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपकी जो इंटरफेज होती है उसको जो है आई फेज भी बोलते हैं, और ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, और ये टोटल सेल साइकिल का कितने परसेंट ले लेती है, 95% ले लेती है। ओके, तो ये जो होती है इंटरमिटोसिस या प्रिपरेटरी भी इसको कहते हैं, या मेटाबॉलिक फेज भी कहते हैं। ये क्या होती है, ये जो है साइटोलॉजिकली तो ये रेस्ट में होती है। ओके, अगर हम बात करें तो ये साइटोलॉजिकली रेस्ट होती है, रेस्टिंग में होती है, लेकिन ये वैसे एक्टिव होती है, यानी कि अगर फिजियोलॉजिकली बात करें तो मोस्ट एक्टिव होती है। ठीक है, तो अगर आप फिजियोलॉजिकली बात करें तो ये मोस्ट एक्टिव होती है फिजियोलॉजिकली। तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव हो चुकी है ये, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये जो है जो भी न्यू फॉर्म सेल बनती हैं, जो नई नई अभी बनी होती हैं डिवाइड होकर के, उसमें होती पाई जाती हैं, बहुत एक्टिव होती हैं, और वो डिवाइड करने के लिए एबल भी होती हैं। अब इसी इंटरफेस की सारी जो आगे स्टेजेस होती हैं, G1 और G0 एंड S फेज़ जिसको सिंथेटिक फेज़ कहते हैं, G2 फेज़ जिसको पोस्ट सिंथेटिक फेज़ कहते हैं। ओके, ये होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 24। The microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores of sister chromatids in। ऑप्शन ए है प्रोफेज 2, बी मेटाफेज 2, सी एनाफेज 2, डी नॉन ऑफ दीज। तो कह रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो अपोजिट पोल से होती हैं, जब हम लोग डिवीज़न पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, तो जो स्पिंडल होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, और कैनेटोकोर एक स्ट्रक्चर होता है, उससे ही स्पिंडल अटैच्ड होते हैं, और ये कैनेटोकोर कहाँ होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है। ओके, तो अब ये बताना है आपको ये किस फेज़ में है। तो ए है प्रोफेज 2, बी मेटाफेज 2, सी एनाफेज 2, और डी है नन ऑफ दीज। और इसका जो आंसर होगा ये बिल्कुल ईजी है, मेटाफेज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू द मिटोटिक सेल ऑफ द हायर प्लांट। इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो मिटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट है उसके साथ जो है कॉमन नहीं है, यानी कि जो हायर प्लांट के मिटोटिक सेल हैं उनसे कॉमन नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सेल प्लेट, बी सेंट्रोमियर, सी सेंट्रियोल है, और डी स्पिंडल फाइबर है। तो देखिए इसमें जो है जो सेंट्रियोल होता है फ्रेंड, इसके पहले में भी पहले भी बात हो चुकी है। जो सेंट्रियोल है बिल्कुल, ये क्या होता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता है, ये एनिमल सेल में होता है। तो आपको इसके बारे में पता चल चुका है पहले भी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 26 है फ्रेंड, ड्यूरिंग मिटोसिस क्रोमोसोम गो टू देयर पोल्स इन स्टेज कॉल्ड। तो अब यहाँ पे जो मिटोसिस है ये पूछा जा रहा है कि मिटोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पोल्स की तरफ जाते हैं, तो किस स्टेज में वो जाते हैं। ऑप्शन ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज एंड डी टीलोफेज। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है और वो जो पोल्स की तरफ चले जाते हैं वो जो है एनाफेज में ऐसा होता है फ्रेंड कि ये जो है ऐसा, पहले तो ये मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स आते हैं, देन उसके बाद वो प्लेट से हट करके पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, तो मेटाफेज के बाद एनाफेज ही आती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है G1, G2 एंड S फेजेस आर सीन इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। बिल्कुल अभी हमने बात की है इसके बारे में। ए है मेटाफेज, बी प्रोफेज, सी एनाफेज एंड डी है इंटरफेज। तो जल्दी से फ्रेंड आंसर करेक्ट कर लीजिए, ये है इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ड्यूरिंग द मियोटिक डिवीजन दी
ऑप्शन ए होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, बी द लिंकेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सी दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स गेट पेयर्ड एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास मियोटिक डिवीज़न के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें से ऑप्शन है और ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो मियोटिक डिवीज़न होता है उसमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 29 सेल प्लेट इज रिफर टू एज, ए है जर्म प्लाज्म, बी इडियोब्लास्ट, सी फ्रैग्मोप्लास्ट और डी है मिडिल लैमेला। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो सेल प्लेट है वो उसके बारे में जो है पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो 29 हो जाएगा उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो फ्रैग्मोप्लास्ट हो जाएगा और सेल प्लेट को फ्रैग्मोप्लास्ट भी कहते हैं। तो फ्रेंड आज ये यहाँ पे इतने क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो 29 है यहाँ पे, और आगे और भी क्वेश्चन है और वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी फ्रेंड। तो चैनल पे बने रहिएगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी हैं और प्लीज़ प्रिपरेशन करिएगा, सेफ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली में सबका ख्याल रखिएगा फ्रेंड, तैयारी करते रहिएगा, टाइम यूटिलाइज करिएगा, लेक्चर से मोस्ट बेनिफिट लीजिएगा। और थैंक यू सो मच आपके मोटिवेशन के लिए, आप जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।